हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जिन्होंने राजनीति विज्ञान लिया है उनके लिए जो हमारी टोटल 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी थर्ड पेपर के लिए। ठीक है, थर्ड पेपर आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो कि ऑब्जेक्टिव होना है। तो इसके लिए हम टोटल 1000 इम्पोर्टेंट जो हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं और इसका हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया था। आज ये हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम 51 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं। तो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है और उनके थर्ड पेपर के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में डाले हुए हैं। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो थर्ड पेपर में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो देशों के नेतृत्व में विश्व बढ़ गया? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में, पूरे विश्व में सिर्फ दो महाशक्तियाँ बची थी। पहला था सोवियत संघ रूस और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका और रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल दो महाशक्तियाँ बची, अमेरिका और रूस। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग और ध्यान में रखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध होता है। तो देखिए, शीत युद्ध क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें दो देश आमने सामने कभी नहीं लड़ते, लेकिन उनमें आपसी संघर्ष चलता रहता है। यही होता है शीत युद्ध। हॉट वार क्या होता है? देखो, दो युद्ध होते हैं, एक हॉट वार होता है, एक कोल्ड वार होता है। हॉट वार मतलब गर्म युद्ध। तो शीत युद्ध में दो देश आमने सामने कभी नहीं लड़ते, और गर्म युद्ध में क्या होता है कि दो देश आमने सामने लड़ते हैं। तो आमने सामने नहीं लड़ते तो इनके बीच संघर्ष कैसे होता है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में सिर्फ दो महाशक्तियाँ बची, एक सोवियत संघ रूस और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जितने भी छोटे छोटे देश थे वो या तो अमेरिका में मिलना चाहते थे या तो रूस में मिलना चाहते थे। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो अमेरिका में मिलना चाहता है। अब रूस को यह बात पता चल गई तो रूस क्या करता था, अमेरिका पर अटैक ना करके उस जो छोटे देश है, वो जो छोटा देश है और अमेरिका में मिलना चाहता, उसको ये मार गिराता था। ठीक है। अब मान लीजिए कोई देश रूस में मिलना चाहता है तो अमेरिका क्या करता था, रूस पे डायरेक्ट हमला ना करके उस देश पर हमला कर देता था जो कि उससे जुड़ना चाहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो अमेरिका में मिलना चाहता था उनको रूस धो देता था, और जो देश रूस में मिलना चाहते थे उनको अमेरिका धो देता था। और दोनों का उद्देश्य यही था, अपनी राजनीतिक सत्ता का अधिक से अधिक प्रसार करना। कोल्ड वार के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और इसी सीरीज में हम कोल्ड वार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। किसका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अनेक ऐसी गैर संस्थाएं हैं जिनके विश्वव्यापी महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राजनीति शास्त्री है जिसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अनेक ऐसी गैर संस्थाएं होती हैं जिनके विश्वव्यापी महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है स्प्राउट, बी है थॉमसन और सी है क्विंटी राइट। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है बर्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्टन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। किसने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को ही राजनीति का जड़ माना है? ऐसा कौन सा राजनीति शास्त्री है जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद को ही राजनीति का जड़ मानता है? बहुत सारे राजनीति शास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा देते हुए अपने अपनी बातें रखी हैं। तो उन्हीं में से ऐसा कौन सा राजनीति शास्त्री है जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को ही राजनीति का जड़ मान लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है बर्टन जुबिलिन। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है मॉर्गनथाउ। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है चार्ल्स सलीचर। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्टन जुबिलिन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद को ही राजनीति का जड़ मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रवादी विश्ववाद किसका मत है?
राष्ट्रवादी विश्ववाद किसका मत है? थॉमसन का है, मॉर्गेनथाउ का है, कर्टन का है या फिर ऑप्शन नंबर डी थॉमसन। यहाँ पर दो ऑप्शन में थॉमसन राइट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉर्गेनथाउ। राष्ट्रवादी विश्ववाद जो है ये मॉर्गेनथाउ का मत है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है। पामर की है, पार्किंस की है, ए एवं बी दोनों की है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पामर एवं पार्किंस दोनों की है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक और उनके ऑथर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जितनी भी बुक्स हैं और जितने भी राइटर हैं उनकी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा जिसमें सारी बुक और सारे राइटर होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस सीरीज़ को कंटिन्यू हम करेंगे अब लगातार, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं इसका जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कौन मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मूल तत्व है वो एक ही है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है हेंस मॉर्गेनथाउ, बी ऑप्शन आपके पास है स्प्राउट, सी है केनिथ थॉमसन या फिर डी ऑप्शन है ए एवं सी दोनों। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी दोनों। हेंस मॉर्गेनथाउ एवं केनिथ थॉमसन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो मूल तत्व है वो एक ही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, किसका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें राज्यों के बीच होने वाली अराजनीतिक गतिविधियां भी सम्मिलित होती हैं? स्प्राउट, पामर, पार्किंस या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ए एवं सी दोनों। तो देखो स्प्राउट और पार्किंस का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक व्यापक होता है। व्यापक का मतलब बृहद होता है ना, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो है क्यों बड़ा होता है इन्होंने रीज़न दिया है, क्योंकि इसमें जो है राज्यों के बीच होने वाली अराजनीतिक गतिविधियां भी सम्मिलित होती हैं। ऐसा किसने कहा? तो स्प्राउट और पार्किंस ने कहा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में किसका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? देखो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा देते हुए ऐसा कौन सा राजनीति शास्त्री है जिसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अलावा और कुछ भी नहीं है? तो मॉर्गेनथाउ ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर बी है फेलिक्स ग्राफ, सी ऑप्शन आपके पास है लिंकन, डी आपके पास है कार्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेलिक्स ग्राफ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में राज्यों की विदेश नीति के मूलभूत तत्वों का ही अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है रसल, बी है गार्नर, सी है फील्ड या फिर डी ऑप्शन है ए एवं सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी दोनों। देखो रसल और फील्ड ये दोनों मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है ये वास्तव में राज्यों की विदेश नीति के मूल तत्वों का ही अध्ययन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 60, किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राजशास्त्र का अंग माना है? कार्लिन ने माना है, स्प्राउट ने माना है, कापर जॉनसन ने, डी ऑप्शन आपके पास है ए एवं सी दोनों ने। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी दोनों ने। कार्लिन और कापर जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राजशास्त्र का ही अंग बताया है। ठीक है, एक इसको स्वतंत्र विषय के रूप में इन्होंने स्थान नहीं दिया। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कार्लिन एवं कापर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है,
किसने लिखा है कि गत 50 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उतने पिछले 500 वर्षों में भी नहीं हुए। और ये सही भी है कि बीते 50 वर्षों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं उतने पिछले 500 वर्षों में भी नहीं हुए। किसने कहा ऐसा? एल्विन टॉफलर ने कहा, मर्टन ने कहा, थॉमसन ने कहा, हार्टमैन ने ऐसा कहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर कहता है कि गत 50 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उतने पिछले 500 वर्षों में भी नहीं हुए हैं। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62 है, परमाणु अस्त्रों के संबंध में किसने कहा है कि संसार में एक आतंक का संतुलन स्थापित हो गया है? देखो, जब परमाणु अस्त्र बन गए हैं तो उनके संतुलन में एक स्टेटमेंट किसने कहा कि संसार में एक आतंक का जो संतुलन है वो स्थापित हो गया? जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, मुनरो, चर्चिल या फिर ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी ने? तो ये कहा था चर्चिल ने। सी ऑप्शन रहेगा हमारा सही जवाब। चर्चिल ने कहा कि संसार में एक आतंक का संतुलन स्थापित हो गया है, परमाणु अस्त्रों के संबंध में इन्होंने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए स्वरूप को किसने काबू से बाहर होने वाली डाक गाड़ी कहा है? स्टुअर्ट चेज ने ऐसा कहा है, मार्गेनथाउ ने ऐसा कहा है, फेलिक्स ग्रास ने ऐसा कहा है, रॉबर्ट रोलिंग ने ऐसा कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टुअर्ट चेज ने ऐसा कहा है। स्टुअर्ट चेज ने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते स्वरूप को काबू से बाहर होने वाली डाक गाड़ी इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 है, किसने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक विभाग बताया है? तो ऐसा कौन सा राजनीति शास्त्री है जिसने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक भाग बता दिया है? हेराल्ड है, थॉमसन है, मार्गरेट स्प्राउट है, डी ऑप्शन आपके पास है, ए एवं सी दोनों है। तो हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट इन दोनों ने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक भाग बताया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस देश ने निर्णय प्रक्रिया प्रणाली जो है इसको अपनाया है? रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है या फिर अमेरिका है? तो ये जो है अमेरिका ने अपनाया है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66, किसका विचार है कि विदेश नीति के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं माना जा सकता? तो देखो, ऐसा कौन सा राजनीति शास्त्री है जो इस बात के खिलाफ है, जो लोग विदेश नीति को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानते हैं इस बात की वो खिलाफ है वो, और आपको बताना है कि विदेश नीति के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ना मानने वाला ऐसा कौन सा विचारक है? थॉमसन है, कार्टर है, काट है या फिर सांडरमान है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सांडरमान। सांडरमान मानता है कि विदेश नीति जो है इसका अध्ययन कर लेना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं कहलाता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मानता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 67, किनका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सीधा जो संबंध है वो राज्य की प्रणाली से है? स्टीफन पाखोनी का, पामर का, पार्किंस का, डी है ए एवं सी दोनों का? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों का। मतलब कि स्टीफन पाखोनी और पार्किंस इन दोनों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन है उसका सीधा संबंध राज्य की प्रणाली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नागरिकों के कार्यों तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर सरकारी गुटों के निर्णयों को शामिल करने का हिमायती है? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि शामिल करने का हिमायती है। हिमायती का मतलब है उसके पक्ष में है, तरफदारी कर रहा है। ठीक है, हिमायती का मतलब क्या है? उसके पक्ष में है। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट स्ट्रास ह्यूप, रासेल, स्टीफन पासोनी, डी आपके पास है ए एवं सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। रॉबर्ट स्ट्रास ह्यूप और स्टीफन पाखोनी जो हैं ये इसके पक्ष में हैं।
किसके पक्ष में है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों के कार्यों तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर सरकारी गुटों के निर्णयों को शामिल करने के पक्ष में है। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69 है, संप्रभु राज्यों के बीच संबंधों के संदर्भ में सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था, एरिस्टाइटिल ने किया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास है जेरेमी बेंथम ने, या फिर डी है कौटिल्य ने। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संप्रभु राज्यों के बीच संबंधों के संदर्भ में सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जेरेमी बेंथम ने प्रयोग किया था। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 है, किसका मत है कि महाशक्तियों का शक्ति विस्तार एवं उनकी विदेश नीति का अध्ययन मात्र ही विश्व राजनीति का सार है? तो ऐसा कौन सा विचारक है जिसका मत है कि महाशक्तियों का जो शक्ति का विस्तार है एवं उनकी जो विदेश नीति का अध्ययन है मात्र ही विश्व राजनीति का सार है? ऑप्शन नंबर ए है जॉन बर्टन, बी ऑप्शन आपके पास है वान डायक, सी आपके पास है स्प्राउट और डी आपके पास है गार्नर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन बर्टन, ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना है और विश्व राजनीति जो है ये भविष्य काल की घटना है। यह कथन किसका है? डॉक्टर महेंद्र कुमार ने ऐसा कहा था, बेंथम ने, मॉर्गेनथाउ ने, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है कौटिल्य ने ऐसा कहा था। तो देखो डॉक्टर महेंद्र कुमार जो थे इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है ये वर्तमान काल की घटना है और विश्व राजनीति जो है ये भविष्य काल की घटना है। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष किसकी रचना है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है डॉक्टर महेंद्र कुमार ने। सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 73, किस विद्वान का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विज्ञान का प्रवेश असंभव है? तो ऐसा कौन सा विद्वान है जिसका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विज्ञान का प्रवेश असंभव है? मॉर्गेनथाउ, क्विंसी राइट, जे.डब्ल्यू. बर्टन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही जवाब इसका हो जाएगा क्विंसी राइट। क्विंसी राइट का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विज्ञान को प्रवेश करना असंभव है। बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रों के बीच राजनीतिक शांति एवं शक्ति के लिए संघर्ष किसकी रचना है? राष्ट्रों के लिए राजनीतिक शांति एवं शक्ति के लिए संघर्ष जो है किसकी रचना है? स्प्राउट की है, हंस जे मॉर्गेनथाउ की है, गार्नर की है, या फिर लिंकन की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस जे मॉर्गेनथाउ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 नंबर है, हांस ने किन तत्वों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बताया है? हांस ने किन तत्वों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बताया है? तो ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, सत्ता, संघर्ष, या फिर डी है ए एवं सी दोनों ने। तो हांस जो हैं इन्होंने शक्ति और संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बताया है। किसको? शक्ति और संघर्ष को। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 76, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? मॉर्गेनथाउ ने लिखा था, क्विंसी राइट ने लिखा था, चार्ल्स स्विस्टर ने लिखा था, डी ऑप्शन आपके पास है स्प्राउट ने लिखा था। तो इस पुस्तक को जो लिखा था वो लिखा था क्विंसी राइट ने। तो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्विंसी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वतंत्रता माना जाता है, मतलब कि कब से माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब स्थान मिला, या फिर इसकी स्वतंत्रता कब से मानी जाती है? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1800 ईस्वी के बाद, 1919 ईस्वी के बाद, 1945 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इसको एक स्वतंत्रता मिली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को।
1919 ईस्वी के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1919 के बाद, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 78। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में किसका मत था कि राष्ट्र संघ शांति की एक गारंटी है, एक जीवित वस्तु उत्पन्न हुई है, यह अंतिम आश्रय स्थल है क्योंकि इसका ध्येय शांति का विधान है, युद्ध का एक संघ नहीं। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में ऐसा कौन सा विचारक है जिसने ऐसा कहा कि जो राष्ट्र संघ है ये शांति की एक गारंटी है, एक जीवित वस्तु उत्पन्न हुई है, यह अंतिम आश्रय स्थल है क्योंकि इसका ध्येय शांति का विधान है, युद्ध का एक संघ नहीं। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में? तो ऑप्शन नंबर ए है वुड्रो विल्सन ने दिया था, जॉर्ज वाशिंगटन ने दिया था, मॉर्गनथाउ ने दिया था, गार्नर ने ऐसा कहा था। तो ये जो मत है ये है वुड्रो विल्सन का। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विषय के रूप में विकास मूलतः कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विषय के रूप में विकास जो है वो कब हुआ, आपको ये बताना है। 18वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 21वीं शताब्दी में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20वीं शताब्दी में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विषय के रूप में विकास जो है वो 20वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 80। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हमारा संबंध संप्रभुता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष से होता है, यह किसका मत है? वार्ड नायक का, क्विंसी राइट का है, स्प्राउट का है, मॉर्गनथाउ का है? तो यह जो कथन है ये है वार्ड नायक का। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जो हमारा संबंध है वो संप्रभुता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष से होता है। मतलब कि ऐसे देश जो संप्रभु संपन्न हैं उनके मध्य में जो, उनकी सरकारों के मध्य में जो शक्ति का संघर्ष है वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। किसने कहा ऐसा? तो ऐसा वान डायक ने कहा था। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तत्व नहीं है? राष्ट्रीय हित, हितों में संघर्ष, सामूहिक हित, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हितों में संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 82। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद समाज विज्ञानियों ने किस अध्ययन पर बल दिया? समाजवाद पर, व्यवहारवाद पर, राष्ट्रवाद पर या फिर व्यक्तिवाद पर? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है समाज विज्ञानियों ने या समाजशास्त्रियों ने व्यवहारवाद के अध्ययन पर अधिक बल दिया। किसके अध्ययन पर? व्यवहारवाद के अध्ययन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 नंबर है, सन 1930 के बाद राष्ट्रसंघ की आशाओं पर किसने गहरा आघात पहुंचाया? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है इटली, बी आपके पास है जर्मनी, सी है जापान और डी आपके पास है इनमें से सभी। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 1930 के बाद राष्ट्रसंघ की जो आशाएं हैं इस पर किसने गहरा आघात पहुंचाया? तो इन सभी ने इस पर गहरा आघात पहुंचाया द्वितीय विश्व युद्ध करा के। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रसंघ का जो इसकी आशा थी कि वो अब भविष्य में कभी विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। अब इनकी एक आशा थी कि अब कभी भी भविष्य में विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। 1939 में फिर से विश्व युद्ध हुआ जो कि 6 वर्षों तक चला, 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण था ये सभी थे, इटली, जर्मनी और जापान। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये सभी। तो राष्ट्रसंघ की जो आशाएं थी कि भविष्य में फिर कभी विश्व युद्ध ना हो, तो इनकी आशाओं पर गहरा आघात इन सभी ने पहुंचाया। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक देशों ने किस नीति का अनुसरण किया? आदर्शवादी विदेश नीति का, समन्वयवादी विदेश नीति का, व्यवहारवादी विदेश नीति का या फिर उपरोक्त
सभी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक देशों ने किस नीति का अनुसरण किया। तो बहुत सारे देशों ने आदर्शवादी विदेश नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85 है, कब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व से, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पूछा जा रहा था कि कब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो है अधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है। तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, जब से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है तब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है अधिक वैज्ञानिक होती जा रही है। वैज्ञानिक का मतलब एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये उभर के आ रही है, और इसकी जो पद्धतियाँ हैं काफ़ी सटीक हो रही हैं और काफ़ी वैज्ञानिक पूर्ण हो रही हैं। कब से? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किस उपागम को अपनाया जाता था? ऐतिहासिक उपागम को, सामाजिक उपागम को, आर्थिक या फिर प्राकृतिक उपागम को? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक उपागम को प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए अपनाया जाता था। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 87 नंबर, आदर्शवादी दृष्टिकोण का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 16वीं शताब्दी में, बी है 18वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, या फिर 19वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में आदर्शवादी दृष्टिकोण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 88 है, किन क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद था? आपको बताना है कि किन क्रांतियों का जो प्रेरणा स्रोत था वो आदर्शवाद था। अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, डी है ए एवं सी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 89, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का दृष्टिकोण कैसा हो गया है? अंतरशास्त्रीय हो गया है, राष्ट्रीय हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, राष्ट्रीय हो गया है, सामाजिक या फिर ऐतिहासिक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो दृष्टिकोण हो गया है वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 90, संप्रेषण उपागम में किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है जी ए आमंड, बी है डेविड स्टर्न, कार्ल डायस, या फिर एन वाइनर का? तो संप्रेषण उपागम में किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये जो है ये है कार्ल डायस का। किसका है? कार्ल डायस। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रथम पीठ को कब स्थापित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रथम पीठ को कब स्थापित किया गया? 1917 में, 1918 में, 1919 में, या फिर 1921 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रथम पीठ है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित की गई 1919 में। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? संघर्ष है, राष्ट्रीय हित है, शक्ति है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है? उपर्युक्त में से कोई नहीं है, आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो केंद्र बिंदु नहीं है वो राष्ट्रीय हित नहीं है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी क्वेश्चन को एक बार में याद नहीं हो रहा, 2 बार जरूर देखें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यदि आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो थर्ड पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक भी क्वेश्चन आपका छूट के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस बशर्ते आपको ये करना है कि सारे क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम देख के अच्छे से देख लेना, रटना नहीं है, सिर्फ देखना है अच्छे से शांत दिमाग से, ताकि आपको सारी बातें याद हो जाएं। तो इसका बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, किसे राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है? हेंस जे मार्गेनथाउ को, जे एफ कैनन को, रिनोल्ड नेबूर को,
डी ऑप्शन आपके पास है F.L. स्यूमैन को। तो किसे राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेनोल्ड नेबूर को। किसको कहा जाता है? रेनोल्ड नेबूर को। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 है, किस लेखक को निर्णय निर्मात्री उपागम में शामिल नहीं किया जा सकता? किस लेखक को निर्णय निर्मात्री उपागम में शामिल नहीं किया जा सकता? डेविड स्टर्न को, रिचर्ड स्नाइडर को, H.W. ब्रुक को या फिर बर्टन सेपिन को? तो इसका सही जवाब आपको बताना है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डेविड स्टर्न। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेविड स्टर्न। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किसने राजनीति को मूल्यों के प्रति प्राधिकृत विनिधान के रूप में परिभाषित किया है? वेबर ने किया है, लासवेल ने किया है, डेविड स्टर्न ने? उपर्युक्त में से कोई ने नहीं। सही जवाब हो जाएगा डेविड स्टर्न। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविड स्टर्न ने मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान के रूप में परिभाषित किया है किसको? राजनीति को। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? मॉर्गनथाउ हैं, केनेथ वाल्टज हैं, मार्टिन कैपलान हैं या फिर विल्सन है? तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो हैं केनेथ वाल्टज। कौन है? केनेथ वाल्टज। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 नंबर है, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद सिद्धांत वेत्ता है? मॉर्गनथाउ है, वाल्टज है, विल्सन है या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है? आपको बताना था कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद का सिद्धांत वेत्ता है। तो विल्सन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद सिद्धांत वेत्ता है। कैसा? आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 98 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद किन उपागमों पर आधारित है? नैतिकता के, संस्थावादी के, विधिवादी के या फिर डी है उपर्युक्त सभी? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किन उपागमों पर आधारित है आदर्शवाद, आपको ये बताना है। तो इन सभी पर आधारित है। ठीक है, नैतिकता, संस्थावादी, विधिवादी, तीनों पर। उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93, अमेरिका एवं फ्रेंच क्रांतियों का प्रेरणा स्रोत क्या था? आपको बताना है कि अमेरिका और फ्रेंच की जो क्रांतियाँ हुई हैं ये कहाँ से प्रेरित हुई हैं? यथार्थवादी दृष्टिकोण से, परंपरावादी दृष्टिकोण से, आदर्शवादी दृष्टिकोण से, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से? तो ये प्रेरित हुई हैं ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 100 है और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि आदर्शवादी विचारधारा का जन्मदाता कौन है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। आपको बताना कि आदर्शवादी विचारधारा जो है इसका जन्मदाता कौन है या फिर किसे माना जाता है? तो आदर्शवादी विचारधारा का जो जन्मदाता माना जाता है वो कॉन्डरसेट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कॉन्डरसेट को। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है, आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।